पंजाब की धरती ने हमेशा से ही इतिहास रचा है। गुरुओं की इस धरती पर वीर योद्धाओं के साथ साथ साहित्यकार और गीतकार भी पैदा हुए। ऐसे गीतकार जिनकी बातें सदियों तक होंगी। इन्हीं में मशहूर नाम है अमर सिंह चमकीला का। इम्तियाज अली नेटफ्लिक्स पर इसी मशहूर सिंगर की कहानी को लेकर आ रहे हैं। फिल्म का नाम है चमकीला और इसमें दिलजीत दोसांझ के साथ परिणीति चोपड़ा को भी कास्ट किया गया है। सिंगर की जीवनी पर पहले भी फिल्में बन चुकी हैं। दिलजीत दोसांझ कबीर चौधरी की मॉक्यूमेंट्री मेशामपुर 2018 में भी काम कर चुके हैं। हालांकि ये एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फिल्म थी। चमकीला यानी जो जगमगाए, चमके और रोशनी से भरा हो। 1 जुलाई 1960 को करतार कौर और हरि सिंह सांडिला के परिवार में धनीराम का जन्म हुआ। धनीराम जो आगे चलकर चमकीला बना। लुधियाना के दलित परिवार में आगे बढ़ते हुए 6 साल की उम्र से ही चमकीला ने गाना गाना शुरू कर दिया था। सपना था कि बड़ा होकर इलेक्ट्रीशियन बनूंगा। 18 का हुआ तो कपड़ा मिल में काम करने लगा और ब्रेक के वक्त पर गाने लिखता। फिर गुरमैल कौर से शादी हो गई और 4 बच्चे हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 बेटियां ही बच पाई। अमनदीप और कमलदीप में कमल चमकीला पंजाबी लोकगीत की काफी बड़ी हस्ती हैं। मिल में काम करते हुए चमकीला ने ढोलकी और हारमोनियम बजाना भी सीख लिया। 16 साल की उम्र में एक परफॉर्मेंस ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। वो लोकल आर्टिस्ट और म्यूजिक सेशन अटेंड करने लगा। ऐसे ही एक मीटिंग में उनकी मुलाकात सुरिंदर सिंडा से हुई। बस सुरिंदर को अपना गुरु मानकर वो अपने लिए गाने लिखने लगे और कोरस में भी गाने लगे। चमकीला की मदद से सिंडा काफी पॉपुलर हो गए। हर महीने चमकीला को 100 रुपए दिए जाते थे, जिसे गुजारा करना बेहद मुश्किल है। चमकीला ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। धनीराम ने इसके बाद अपना नाम अमर सिंह चमकीला रख दिया। शिंदा कनाडा से ही अपने गाने रिलीज कर रहे थे। वहीं चमकीला ने बड़ा दाव खेला और सुरिंदर सिंधा की सिंगिंग पार्टनर सुरिंदर सोनिया के साथ हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर पहली एल्बम लॉन्च की। इस एल्बम में 8 गाने थे और नाम था टकुए ते टकुआ खड़के। लोग दोनों की गायकी के दीवाने हो गए। चमकीला भले ही सह गायक और सॉन्ग राइटर थे, लेकिन सोनिया पहले से पॉपुलर होने की वजह से ज्यादा पैसे ले रही थी। 600 रुपए सोनिया के खाते में जाते और 200 चमकीला के। जब चमकीला ने बराबरी की बात की तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। दोनों ने मिलकर 99 गीत साथ में गाए थे। अमरजोत कौर के साथ हाथ मिलाने से पहले चमकीला ने उषा किरण के साथ भी काम किया। बाद में अमरजोत न केवल चमकीला की सिंगिंग पार्टनर बन गई, बल्कि उनकी लाइफ पार्टनर भी बनी। एक तरफ चमकीला दलित थे तो दूसरी ओर अमरजोत ऊंची जाति से संबंधित जाट थी। दोनों ने इंटरकास्ट मैरिज की और बेटे का नाम रखा जयमान चमकीला। अमरजोत ने सिंगिंग के लिए अपने प्यार के चलते अपने पति को छोड़ दिया था और कुलदीप मानक जैसी हस्ती के साथ काम कर चुकी थी। अखाड़े में अमरजोत और चमकीला की जोड़ी हिट हो गई। जुगलबंदी ऐसी कि लोग छतों और पेड़ों पर चढ़ चढ़कर सुनने आते थे। चमकीला और अमरजोत की डेब्यू एल्बम थी भूल गई है गुंड काढ़ना, यानी मैं घूंघट निकालना भूल गई। दोनों का सबसे हिट ट्रैक था पहले ललकारे नाल मैं डर गई। चमकीला के अखाड़े पूरे पंजाब में फैलने लगे। बेरोजगार और सताए हुए लोगों की आवाज चमकीला बन गया था। 365 दिनों में 366 शोज, कोई भी ऐसी शादी नहीं जिसमें चमकीला नहीं गाता था। अगर चमकीला की डेट नहीं मिलती तो शादियां कैंसिल हो जाती थी। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक सिंगर एक शो का 500 रुपए और शादी में गाने का 4000 रुपए लेते थे। चमकीला अपनी तुम्बी को लेकर कनाडा और दुबई जैसी जगहों पर भी शोज करने गए। इसके साथ ही कई फिल्मों में भी काम किया। चमकीला और अमरजोत की जोड़ी हर तरफ हिट हो गई। गाने के बोल्ड लिरिक्स बच्चे, बूढ़ों और देहात में काफी पसंद किए जाने लगे। शहरी पंजाबी आर्टिस्ट की लिखावट में नजाकल और नफासत थी। इस लिस्ट में साहिर लुधियाना, शिव कुमार बटालवी, अमृता प्रीतम और अवतार पाश का नाम आता है। चमकीला की आवाज बेहद देशी और आम लोगों के दिलों में घर करने वाली थी। क्रांति युद्ध, खराब समय, पंजाब में हरित क्रांति जैसी चीजों पर भी चमकीला ने गाने लिखे। सिख गुरुओं पर चमकीला के गानों को पसंद किया गया। गरीबी और अवैध संबंध, समाज पर कटाक्ष और समाज की हकीकत को बयां करने वाले गाने भी लिखे। लेकिन चमकीला ने कभी भी दलित समुदाय पर कुछ ना गाया ना लिखा। लोग चमकीला की मौत को दूसरे पंजाबी सिंगर्स की मौत से ही लिंक करते हैं। लोगों का मानना है कि खालिस्तानी मिलिटेंट्स द्वारा ही पंजाबी कलाकारों को मौत के घाट उतारा गया।
वो समय कवि, लेखकों, गायकों और सपने देखने वालों के लिए सबसे भयानक था। जहां चमकीला आगे बढ़ रहा था, वहीं पंजाब उस दौरान विद्रोहियों से भरा था। 1984 सिख दंगों का असर 1990 के मध्य तक छाया रहा। सिख अलगाववादी मूवमेंट और खालिस्तानी की मांग की वजह से लगातार आतंकवाद को बढ़त मिल रही थी। पुलिस के अत्याचारों और मानवाधिकार उल्लंघन भी चरम पर थे। आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाले और उनसे जुड़े लोग चमकीला के गानों की लाइनों को अश्लील बताते थे। चमकीला को जान से खत्म करने की अज्ञात धमकियां दी जाने लगी। अपने दोस्त के घर में ही चमकीला कैद हो गए। कुछ समय के लिए गाने लिखना भी बंद कर दिए, लेकिन फिर से शुरू कर दिया। 1988 में खून खराबा चरम पर था। 45 साल के किसान नेता और नक्सली कवि सिंगर जयमाल सिंह नड्डा को मार दिया गया। 18 मार्च को उन्हें उनके ही घर के बाहर गोलियों से भून दिया गया। उनके द्वारा ही ये नारा ना हिंदू राज ना खालिस्तानी राज करेगा, मजदूर किसान दिया गया था। 5 दिनों के बाद पाश को भी गोली मार दी गई। लोग हमेशा चमकीला की मौत के पीछे नक्सलियों को कसूरवार ठहराते हैं। वहीं ज्यादातर लोग चमकीला के दलित और अमरजोत के जाट होने को भी इसके पीछे की वजह मानते हैं। 8 मार्च 1988 चमकीला सिर्फ 27 साल के थे। अपने सिंगिंग कैरियर के शिखर पर वो मेशामपुर में लाइव शो करने जा रहे थे। तभी 2 मोटरसाइकिल सवार आए और चमकीला पर गोलियां बरसाई। ना कोई FIR दर्ज हुई, ना आज तक किसी को गिरफ्तार किया गया। ज्यादातर लोग इसे प्रोफेशनल दुश्मनी का भी नाम देते हैं।